नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल जीती सिंधु ने जापान की खिलाड़ी को हराया है। 21-31, 22-20 से मैच जीती हैं सिंधु। तो खुशखबरी है ये भारत के लिए। पीवी सिंधु जो कि एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में जीत हासिल की है और एक बार फिर टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में भी उन्होंने जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं अब वो पीवी सिंधु। आपको बता दें कि बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल जीती हैं पीवी सिंधु और सिंधु ने जापान की खिलाड़ी को हराया है। जापान की खिलाड़ी को उन्होंने 21-31, 22-20 से मैच वो जीती हैं। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। तो पीवी सिंधु ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, कई सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं और कई सारे कॉम्पिटिशन्स वो पहले भी खेल चुकी हैं। एक बार फिर पीवी सिंधु ने ये खुशखबरी भारत को दी है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल जीत गई हैं पीवी सिंधु। तो वही सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 12वीं में 99.37% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 99.67% लड़कियां 12वीं परीक्षा में पास, तो वहीं 99.13% लड़के 12वीं परीक्षा में पास हुए हैं। 30-30-40 फॉर्मूले के आधार पर घोषित हुआ परिणाम cbse.gov.in पर आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। इसके अलावा cbseresult.nic.in पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि 10% जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नाखुश हैं अपने रिजल्ट से, लेकिन आपको ये बता दें कि 30% 10वीं के जो रिजल्ट आए थे उसका लिया गया है, 30% जो 11वीं के रिजल्ट आए थे उसका लिया गया है और 40% 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही 12th के रिजल्ट की घोषणा की गई है। तो 30-30-40 के फॉर्मूले पर रिजल्ट की घोषणा की गई है और इस पर आधारित है। सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स, बट हाँ अगर पेपर होते तो मुझे था कि मैं 95+ भी ला सकती हूँ। आगे और थोड़ा सा। वैसे परसेंटेज इन्हें मिले हैं और इनका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा खुश है रिजल्ट से। तो रिजल्ट क्योंकि घोषित कर दिया गया है सीबीएसई का। तो किस तरीके का रिजल्ट रहा है, कैसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा है और कितना इम्पोर्टेंट ये रीजा कौन सी क्लास में है? 12th पास आउट किया है सर, आगे तो कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट? और एग्ज़ाम देते तो फिर कैसा रहता है? एग्ज़ाम नहीं देते? सर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एग्ज़ाम नहीं हुए तो किस प्रिकॉशन से पूरा ज़रूरी था, आप मानते हैं एग्ज़ाम ना होना? यस सर, ज़रूरी था, लेकिन अब जो था हैप्पी हैं? यस सर 85%। चलिए एक बार करिए। तो मिशन शक्ति अभियान और बनेगा सशक्त। सीएम योगी आज 5KD पर लॉन्च करेंगे पोर्टल। मिशन शक्ति अभियान के अगले चरण की शुरुआत होगी। 40,000 समूहों को
रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर होगा। 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर होगा। सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो 40,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर होगा। लगभग 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर होगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। तो मिशन शक्ति के तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो आज लॉन्च होगा एक पोर्टल। उस पोर्टल को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत भी करेंगे और जानकारी भी देंगे आखिर ये कितना ज्यादा लाभदायी है और फायदेमंद है। तो सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। खबर अमेठी से है, जहां बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी को उन्होंने ब्राह्मणों का हत्यारा बताया है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की चुन चुनकर हत्या की गई है। अमेठी में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने बीजेपी को ब्राह्मणों का हत्यारा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों की चुन चुनकर हत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पर गाड़ी रोको, नाम पूछो और अगर ब्राह्मण निकले तो गोली मार दो के आदेश हैं। दूर का रिश्तेदार कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों की गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने। कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे इसलिए गोली मार दी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस्से आप सुनेंगे। रायबरेली में 5-5 ब्राह्मणों को जला के मार दिया, उनकी झोपड़ी भी जला दिया। लखनऊ में रोक करके, एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी थे, सिर्फ फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी। क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। दूर का रिश्तेदार कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों की गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने। कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे इसलिए गोली मार दी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस्से आप सुनेंगे। रायबरेली में 5-5 ब्राह्मणों को जला के मार दिया, उनकी झोपड़ी भी जला दिया। लखनऊ में रोक करके, एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी थे, सिर्फ फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी। क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। दूर का रिश्तेदार कहा नहीं उसको भी उठवा लो। थाली तो हापुड़ में बीजेपी विधायक कमल मलिक का विरोध किया गया है। विरोध पर सभा छोड़कर गए कमल मलिक। ग्रामीणों ने सुनाई एमएलए को खरी खोटी। सभा स्थल तक पहुंचकर सुनाई खरी खोटी। दूसरी तस्वीर में पानी में टहलते भी आपको नजर आएंगे विधायक। नाराज लोगों ने विधायक को पानी में टहलाया है। पदयात्रा निकाल रहे थे विधायक कमल मलिक। गढ़मुक्तेश्वर के ढोलपुर गांव का ये पूरा मामला है। ग्राम पंचायत नानाई पहुंचे थे विधायक मलिक। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से विधायक है कमल। हापुड़ के ग्राम पंचायत नानाई के जनता ने बीजेपी विधायक कमल मलिक का जमकर विरोध किया है और खरी खोटी भी सुनाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक बनने के 4 साल बाद कमल मलिक जनसभा को संबोधित करने गांव पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। सभा को छोड़कर वो चले गए। विधायक कमल मलिक को खरी खोटी भी सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। भगवान शिव का महीना है सावन। मैंने तय किया है कि मैं अपने प्रत्येक गांव में पदयात्रा करूंगा। तो मैं पदयात्रा पे था, ढोलपुर गांव पहुंचा। तो ढोलपुर गांव में हर एक में जो भी शिवालय होता है, जो भी मंदिर होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो मंदिर था उधर जाने के लिए, तो वहाँ एक पानी भर जाता है, तालाब है। तो मैं वहाँ से निकला। वहाँ से तो मेरे साथ में सेक्रेटरी भी था। तो मैंने उसको दिखाया कि मैंने कहा ये इतना पानी भरा हुआ है और इसका कोई अपना व्यवस्था हो, वहाँ से क्या चीज़ हो सकती है। और मैंने ही उसको वीडियो को कहा, मैं कहा इसे देखो कितना पानी है, उसको बनाओ उसको। तो और उसका ना कोई विरोध है ना कुछ है, बहुत उसकी पहली समस्या थी वो, और उसको निराकरण के लिए मैंने उसको बनवाया। कहो चलो जल में कहीं निकलते हैं।
जल में निकलते हुए हमने दोनों ने जो है पद यात्रा पूरी करी। तैसे हम वापस लौटे तो वीडियो उन्होंने विधायक जी ने, वीडियो बनाने का आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कुछ नहीं है, विधायक जी ने ये बात कही थी कि भाई इसकी वीडियो बनाओ, जल भराव है, सेक्रेटरी को बुलवाओ। हाँ जो भी है सेक्रेटरी गांव का, जो भी सेक्रेटरी उसे बुलवाओ फौरन। तो मैंने उसे फ़ोन करा, वो वहाँ हाजिर मिला। उन्होंने उस वीडियो के लिए, जब उन्होंने कही CDO साहब के लिए वीडियो पहुँचवाओ, ये जल भराव क्यों है, कहा चलो जल में गए। खबर बिजनौर से, जहां भारी बारिश से मकान की दीवार गिर गई, मलबे में दबने से एक मजदूर घायल हो गया है। घायल मजदूर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। नजीबाबाद के कलहेड़ी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर ये दीवार कैसे गिरी है और इस दीवार की गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मलबे में दबने के बाद मजदूर घायल हुआ। जब मजदूर को अस्पताल ले जाया गया तो उस वक्त मजदूर की मौत हो गई है। तो अब दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की और बिजनौर की तस्वीर। मुजफ्फरनगर में भी 3 की मौत हुई है और बिजनौर में 1 की मौत हुई है दीवार गिरने से। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ है। बारिश की वजह से दीवार गिर गई है। हादसे में करीब 6 बच्चे दबे हैं, शिक्षक भी घायल है। आपको बता दें कि लगातार दीवार गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और साथ ही बिजनौर की दिखा रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कानपुर देहात की ये तस्वीर है। आखिर कैसे 6 बच्चे दब गए हैं। फिलहाल इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में करीब 6 बच्चे दब गए हैं, शिक्षक भी घायल है। कोचिंग पढ़ाने के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ट्यूशन यहां पर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अचानक से जब दीवार गिरी तो मलबे के नीचे 6 बच्चे आ गए और साथ ही टीचर भी। हालांकि अब सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और वहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। तो बिजनौर जिले में बीते कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए मंडावरी थाना क्षेत्र के रावली गांव के लोगों को जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया है, लेकिन ग्रामीणों को किसी तरह की मदद या राहत सामग्री नहीं दी गई है। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता फैजल खान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर के ग्राम रावली में, जहां आज से 3 दिन पहले उत्तराखंड से छोड़ा गया पानी से गांव को प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। बात करें इस गांव की तो आप देख सकते हैं लगातार इस पूरे गांव को प्रशासन ने खाली करा दिया, क्योंकि इस गांव में बाढ़ की संभावना नहीं, पूरा पानी आ चुका था और लगातार प्रशासन ने नाव द्वारा इस गांव को खाली कराया। बात करें अगर गांव के ग्रामीणों की, तो अब हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। एक महिला मौजूद हैं, उनसे ये बात करते हैं कि क्या इस गांव की स्थिति है और यहाँ के जो मर्द लोग हैं वो कहाँ हैं। इनसे सीधे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जमीला है। जमीला जी, आपके गांव में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई जी। लोग, प्रशासन ने लोगों को बाहर खाली कराया और जगह शिफ्ट करा गया। क्या आपके गांव में ऐसी स्थिति रही है? जी, ऐसी रही है जी। तो हमें जमीन दी गई जी, तो जी गांव वालों ने जी हमारी पन्नी वन्नी पाड़ कर और फेंक दी, डंडे वंडे फाड़ के फेंक दिए। आपको रहने नहीं दिया? रहने नहीं दिया जी। अच्छा, कोई प्रशासन आया आपकी तरफ से? कुछ नहीं आया हमें। आपके पूरे गांव में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जो आदमी हैं वो कहाँ हैं? जी, हमारे पशु अंदर खपे हुए हैं जी जी, उन्हें निकालने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखो जी, मतलब आप लोगों की मतलब सरकार की इंशा है, बाकी हम जो है दुखी हैं यहाँ मतलब रहने से।
दुखी का मतलब ये है कि बार बार हमारा नुकसान हो जाता है जी और हमारे साथ मतलब ये ज़मीन थी हमारी, ये जलबुर्दी डोबे में आ चुकी है। जी बाकी सर जी ने, बड़े साहब जी ने मतलब हमें ज़मीन बताई थी और प्रधान जी ने भी, भाई ये पंचायत की ज़मीन है, आप यहाँ से निकल के और वहाँ तुरंत लगा लो। पानी यहाँ बहुत चढ़ रहा था उस टाइम पे। ग्रामीणों का यही कहना है कि पहले हमें रहने के लिए मकान मिल जाए, कि वे भी रहने पे मजबूर हैं, मौत के मुंह में रहने के लिए मजबूर हैं। लगातार मंत्री आ रहे हैं, प्रशासन आ रहा है और बात कर रहा है कि हमने गांव खाली करा दिए हैं, उनकी व्यवस्था करा है, लेकिन अगर हमने गांव में बात करी तो आप साफ देख सकते हैं कोई उनकी तरफ से मदद नहीं की गई। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मैं फैसल खान, बिजनौर। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर का कुनबा WTI ने अपनी गणना रिपोर्ट जारी की है। किशनपुर में 33 दुधवा और कर्तनिया में 25-25 बाघ, बफर जोन के जंगलों में 25 बाघ होने की पुष्टि है। वन्य जीव प्रेमियों और सैलानियों में खुशी की लहर है। बेहतर संरक्षण के चलते दुधवा में बाघों की संख्या बढ़ी है। बाघों की संख्या में 33% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो वहीं मेरठ में पुलिस वाहन काटने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है और ऐसे में आपको बता दें कि SP कैंट सूरज राय के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कबाड़ियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और दुकानों से, गोदामों से पुलिस ने तमाम चीजें बरामद की हैं और उन्हें सील भी कर दिया है। आपको बता दें कि सदर बाजार पुलिस सोतीगंज के कुख्यात मन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति भी कुर्क की है। सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहन काटने वाले कबाड़ियों की पुलिस ने सूची बनाई और फिर मुकदमा भी दर्ज कर इन पर कार्रवाई की गई है। आज दिनांक 29/7/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में सूचना लगी थी कि कई जगहों पर यहाँ सोतीगंज में गाड़ियों के पार्ट्स मिले हैं जिनका ट्रेस कोई नहीं है। इस सूचना पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अड्डों पे पुलिस की टीम गई और वहाँ पे जब जाके खोजा गया तो देखा गया कि गाड़ियों के बहुत सारे इंजन और स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनका कोई भी हिसाब नहीं है। कई इंजन के ऊपर जो इंजन नंबर है उसको मिटा भी दिया गया था, कई जगह काट दिया गया था। तो ऐसे कई सारे स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया। तो वहीं पेगासस मामले पर संसद में चल रहे गतिरोध पर सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने न्यूज़ वन इंडिया पर कहा कि PM सदन में पेगासस पर बयान दे ताकि गतिरोध खत्म हो सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पेगासस जासूसी कांड के मसले को लेकर संसद लगातार बाधित है। ये दूसरा सप्ताह है जब संसद नहीं चल पा रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। आखिर गतिरोध क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह जी हैं। सर, लगातार गतिरोध बरकरार है, संसद चल ही नहीं पा रही है, आखिर यहाँ हर्डल क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, विपक्ष की मांग है माननीय प्रधानमंत्री आवे और जवाब देने, क्या दिक्कत है? जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि हम लोग भी हैं। तो विपक्ष चाहता है कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी आवें, इस मामले में जानकारी दे दें कि हाँ ये दिक्कतें थी इसलिए हमें ऐसा मामला इसमें है। तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? तो करना नहीं चाहते हैं, या उसमें ऐसी कोई मामले हैं जो उनमें फंसा हो रहा है सरकार का, इसलिए जानना नहीं आते। तो जो भी हो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आवें, सरकार में अपना वक्तव्य दे दे और काम खत्म हो जाए, हाउस चलने लगे। हाउस का दिक्कत। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संसद शुरू हो रही थी उससे पहले आप लोगों ने सवाल उठाए थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कोरोना की नाकामी एक बड़ा मुद्दा है और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बड़ा मुद्दा है। अब जब संसद में कोरोना पे सरकार चर्चा कराना चाहती है तो आप लोग चर्चा नहीं करना, आप लोग कह रहे हैं पहले पेगासस कराइए फिर आगे दूसरी चले। देखिए, वो मुद्दे तो हैं, वो मुद्दे रहेंगे। जो मुद्दा पेगासस वाला मुद्दा है, इस समय ये सुरक्षा से संबंधित है, देश की सुरक्षा संबंधित है, इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है। वो तो हमारे आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामलों में हम लोग निपट लेंगे। ये मामले को निपटना बहुत जरूरी है, देश के हित में है ये कि इस मामले में सरकार वक्तव्य दे, माननीय प्रधान जी सदन में आवें, जो हमारी मांग है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर अचानक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सियासी एक तरह से जो जाति गठजोड़ हैं उन्हें मजबूत करने में लगी है। समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मणों को लामबंद करने में लग गई, प्रबुद्ध सम्मेलन या फिर कहिए सांस्कृतिक सम्मेलनों के जरिए बाकी जातियों को जोड़ने में लग गई। क्या चुनाव में मुद्दा सिर्फ ये जाति गठजोड़ होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति आधार पर काम नहीं करती।
समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर काम नहीं करती, जाति के आधार पर काम नहीं करती, अपने काम के आधार पर काम करती है। और मुख्य मुद्दा हम किसानों की बात करते हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान की बात करते हैं। ये चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर के माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश जी अब कर रहे हैं। हम लोग गांव, गरीब, किसान की बात करते हैं और उसमें सब जातियाँ आती हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। गांव, गरीब, किसान का सम्मान, उसका उत्थान, वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे सुखराम सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी कि समान विचारधारा के लोग अगर एक साथ आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।